गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सब दर्शक गोयानी बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 15 ट्वेल्थ साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला जो हमारा अगला टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड जो कंजर्वेशन वाला जो हमारा अगला टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए, चैप्टर नंबर 15 हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आई होप कि आपने जो हमें पिछले जो चैप्टर्स हमारे इकोसिस्टम में चैप्टर नंबर 13 और 14 जो हमने पिछले 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुका है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप एनी टाइम यहाँ पे मेरा नंबर दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलाइफ बायोलॉजी रिप्रेजेंट करता है चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन फॉर 12th साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट इन इंग्लिश मीडियम। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी? हमारा चैप्टर नया है, उसके अंदर हमारा चैप्टर का नाम ही है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हम जानते हैं कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट करना एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, लाइक बर्ड है, इंसेक्ट है, प्लांट है, बर्ड की स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है, एनिमल्स की स्पीसीज है, वो सारी स्पीसीज इकट्ठा होती है, इकट्ठा होके एक वर्ल्ड क्रिएट करती है। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर मैंने दी है जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर रखी है कि इट्स टेक्स ऑल काइंड टू मेक अ वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी में सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, आंट, एक्सेट्रा, प्लांट्स की स्पीसीज, पानी के अंदर जो भी एनिमल रहते हैं, सारे एनिमल सब इकट्ठा होते हैं और वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। मतलब वर्ल्ड में लिविंग थॉट्स होती है और ये सब इकट्ठा होके हमारा वर्ल्ड बनता है। इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उस डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को हमें स्टडी करना है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म की कितनी स्पीसीज है और कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से सर्वाइव होते हैं, जिंदा रहते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है हमारे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 15 में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बहुत यूजफुल है। एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जा चुके हैं, तो मैं बात कर दूं। इंट्रोडक्शन है ना वो बड़ा मजेदार दिया गया है। यहाँ पे लिखा है if an aliens from the distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze the befell him would most probably be to the enormous diversity of the life that he would encounter. अब यहाँ पे ऐसा दिया है कि अगर कोई एलियन है दूसरी गैलेक्सी में, अगर हमारे अर्थ पे विजिट करता है तो क्या होता है, हमारे अर्थ में विजिट करता है तो क्या होता है। तो उसके अंदर जब कोई एलियन हमारे अर्थ में विजिट करता है तो वो सबसे पहले तो अमेज हो जाएगा। अमेज मतलब क्योंकि उसने कभी भी इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के देखे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये बहुत मजेदार चीज थी जो इसने फर्स्ट टाइम देखी। उसके बाद इवन फॉर ह्यूमन द रिच वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद which they share this planet never ceases to astonish and fascinated us। और ह्यूमन की भी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है, लाइक अमेरिका, इंडिया, चाइना, सारी जगह पे आप देखें तो जो ह्यूमन है तो उस ह्यूमन की भी उसके भी अंदर थोड़ी माइनर चेंजेस रहते हैं, माइनर चेंजेस आते हैं। तो वो भी हमें आज देखना है। तो
ओके, तो ये बात थी एक डिस्टेंस गैलेक्सी के एलियन की, जिसकी हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हम बात करें, अ कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, the common man would find it hard to believe that there are more than 220,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। हमारी अर्थ पे अगर कोई कॉमन मैन, अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो species है, वो ऑब्जर्व करता है, स्टडी करता है, तो उसको सिर्फ प्लांट की हमारे अर्थ पे 20,000 स्पीसीज मिलती है। कितनी? 20,000। एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 3 लाख जितने स्पीसीज हमारे बेल्ट्स की है, 3 लाख जितनी जो स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बेल्ट्स होते हैं, उसकी जो स्पीसीज है वो 3 लाख जितनी है। उसके बाद 28,000 स्पीसीज ऑफ फिश, 28 28,000 ऑफ स्पीसीज ऑफ फिश, फिश की 28,000 स्पीसीज है जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमें मिलती है। उसके बाद नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड की भी हमारी स्पीसीज हमारे अर्थ पे 20,000 जितनी 20,000 जितनी स्पीसीज अवेलेबल है। तो ये पूरा था इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ तक ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इतनी सारी वैरायटी हमारी अर्थ पे है, और उसके हिसाब से हमारे इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजिस्ट है, वो ट्राइंग करते हैं, अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं टू सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इतनी सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है हमारी अर्थ पे है, तो उसके हिसाब से जो हमारे इकोलॉजिस्ट है वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह क्या है। ओके, तो ये कोशिश हो रही है हमारे इकोलॉजिस्ट और वो सब, ये जो इवोल्यूशनरी ऐसा ही है, क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि अर्थ में इतनी सारी स्पीसीज कहाँ से आई। जब अर्थ क्रिएट हुआ था, लिविंग थॉट्स थे, वो अर्थ पे उसका बर्थ हुआ, तब तो आंट की इतनी सारी स्पीसीज नहीं थी। अब इतनी सारी स्पीसीज कैसे हो गई? तो इसकी वजह है इवोल्यूशन, एंड इसकी वजह है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिकली जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, वो सेक्सुअल कॉम्बिनेशन होता है उन दोनों के बीच में, तब सेक्सुअल कॉम्बिनेशन होता है, तब एक नई स्पीसीज हमें मिलती है। इस तरह से ये जो सारी स्पीसीज है वो हमारे अर्थ पे क्रिएट हुई है, और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ उसका पार्ट है, उन सब का पार्ट है। तो इकोलॉजिस्ट ये सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अंडरस्टैंड कर ले इकोलॉजिस्ट की बायोडाइवर्सिटी क्यों है, किस तरह से है, बायोडाइवर्सिटी की वजह क्या है, तो उसके लिए मैनी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्रिएट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि आर वाई आर देयर सो मेनी स्पीसीज, क्यों डिफरेंट, क्यों एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज है। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, did such great diversity exist throughout earth history, did such great diversity exist throughout earth history। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह था, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट। उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा ये था कि हाउ and why is the diversity important to the biosphere। Then after next question, would it function and differently if the diversity was much less। Then after last question, how do humans benefit for the diversity of life। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे कि क्यों इतनी सारी स्पीसीज थी। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन ऐसा था, उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि किस तरह से इतनी डाइवर्सिटी, थाउजेंड्स ऑफ डाइवर्सिटी अर्थ में क्रिएट हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है। हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, हाउ डज द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट,
किस तरह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज में जो माइनर चेंजेस हुए वो किस तरह से हुए, इसकी वजह क्या है, उस तरह का कुछ क्वेश्चन। उसके बाद हाउ एंड व्हाई इज द डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट टू द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में ये डाइवर्सिटी क्यों, क्या इम्पोर्टेंट है, जो डाइवर्सिटी है वो बायोस्फीयर में उसका क्या इम्पोर्टेंट है, उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद वुड इट फंक्शन एंड डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस देन आफ्टर ह्यूमन बीइंग को ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से कुछ उसकी लाइफ में चेंजेस आए, उसको कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। तो यस डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन हमारे जो 6 to 7 क्वेश्चन है वो बायोलॉजिस्ट के माइंड पे थे कि इतने के आंसर हमें मिल सकते हैं। तो हमें पता चल सकता है कि बायोडाइवर्सिटी किस तरह से क्रिएट हुई है, किस तरह से अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पीसीज रह रहे हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए, क्यों प्रोड्यूस हुए, और उसकी बायोस्फीयर में उसका रोल ऑफ इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर में क्या है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब ये सारे क्वेश्चन को हमारे चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट की क्यों बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी होने की वजह क्या है, व्हाई आर सो मेनी स्पीसीज, सो मेनी स्पीसीज, बहुत सारी एक ही एनिमल की बहुत सारी स्पीसीज क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम अगर ये चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में से हमें मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट उसकी डेफिनेशन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसकी वजह क्या है। तो फर्स्ट, इन अवर बायोस्फीयर, in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but all levels of the biological organization, ranging from the micromolecules within the cells of biomeans. Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the level of biological organization. The most important of them are बायोडाइवर्सिटी की बात करें हमारी बुक्स के हिसाब से, तो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है ओनली बायोस्फीयर में ही नहीं दिखती, लेकिन वो स्पीसीज लेवल पे भी हमें बायोडाइवर्सिटी दिखती है। जो बायोस्फीयर है उसमें मतलब हम एक बायोस्फीयर में से दूसरे बायोस्फीयर में जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी एनिमल्स है उन दोनों के बीच में चेंजेस होगा। जैसे कि हमने देखा था कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ में एक नॉर्थ पार्ट है और एक वेस्ट पार्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस डेफिनेटली होगा, 100% होगा। उसकी उसके बाद भी अगर यहाँ पे भी अगर वेस्ट में भी जो स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस है, उसके अंदर भी हमें बायोडाइवर्सिटी मिलती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ बायोस्फीयर के लिए काफी नहीं है, अर्थ में बायोस्फीयर मतलब अर्थ के एक रीजन में से दूसरे रीजन में चले जाए तो बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो हमारे जो स्पीसीज लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी चेंजेस होते हैं। लाइक हम देखते हैं आंट की बात करें तो आंट हमें सारे रीजन में दिखती है, वो ब्लैक आंट आती है, रेड आंट आती है, पिंक आंट आती है, बहुत सारी स्पीसीज के आंट हमें एक ही रीजन में मिलते हैं। मतलब स्पीसीज लेवल पे भी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रनिंग फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल टू द बायोमास। बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी वाला वर्ड्स यूज करने वाला एक हमारा साइंटिस्ट था, वो था एडवर्ड विल्सन। वो हमारा साइंटिस्ट था एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्क्राइब किया। यहाँ पे इमेज दी है एडवर्ड विल्सन की, जिसने बायोडाइवर्सिटी, और जो एडवर्ड विल्सन था वो सोशियो बायोलॉजिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम डाइवर्सिटी ऐसा वर्ड्स यूज किया और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कंपैरिजन्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बायोडाइवर्सिटी वर्ड्स उसने यूज किया।
उसके बाद यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन दी है, व्हाट डज अ बायोडाइवर्सिटी मीन, बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑन अर्थ एंड द इकोलॉजिकल पजेस दे आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी मीन्स के काइंड ऑफ स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज जो इकोसिस्टम, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में पाई जाती है और वो सब इकट्ठा होकर इकोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बहुत इजी और हमें अंडरस्टैंड हो सके ऐसा टॉपिक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डज सो मेनी स्पीसीज, क्यों बहुत सारी स्पीसीज एक ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है, तो इसकी वजह है जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसकी वजह है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज हमें मिलती है। लाइक हमारी बुक्स के अंदर दिया है कि हमारे जो राइस है उसकी इंडिया के अंदर 15,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन अवेलेबल है, जेनेटिकली स्ट्रेन अवेलेबल है, और 15,000 टाइप्स के राइस अवेलेबल है। उसके बाद मैंगो है, उसकी भी हमें 1,000 स्पीसीज अवेलेबल है। उसके बाद राइस की भी उसकी कलर पे डिपेंडिंग बहुत सारी स्पीसीज अवेलेबल है। इसकी वजह है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट दो स्पीसीज का जेनेटिक मटेरियल हमने कंबाइन किया, कंबाइन करके उस वो जेनेटिक मटेरियल है। लाइक आपको मैं बता दूं जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। हमारे पास एक राइस है, उसके बाद दूसरा राइस है, उन दोनों में से हमने डीएनए रिलीज किया उसका, और उसको कंबाइन करके रिकॉम्बिनेट करके एक नया डीएनए बनाया जिसको रिकॉम्बिनेट डीएनए आरडीएनए बोलते हैं। वो रिकॉम्बिनेट डीएनए जिस भी प्लांट में मिला उसके पास नए कैरेक्टर, नए होगा वो राइज ही, लेकिन उसके पास नए कैरेक्टर, नए कैरेक्टर इसके पास हो गए। लाइक वो राइज है वो वाइट होगा, उसकी साइज बड़ी होगी, छोटी होगी, एक्सेट्रा, कोई ना कोई चेंजेस हो गए। जैसे कि उसके बाद अब मैं आपको बात करूँ कि हमारे पास दो कॉर्न है, दो कॉर्न के सीड है, तो उन दोनों कॉर्न के सीड में से जेनेटिक मटेरियल रिमूव किया। उन दोनों जेनेटिक मटेरियल को रिमूव करने के बाद उन दोनों के अंदर से जेनेटिक मटेरियल लाइक एक येलो और एक रेड को इकट्ठा किया, उन दोनों की जेनेटिक मटेरियल को रिकॉम्बिनेट करके एक नया जेनेटिक मटेरियल बनाया और प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया। तो अब उस प्लांट के अंदर कलर है तो डिफरेंट ही आएगा। लाइक यहाँ पे पर्पल कलर हमें मिलता है, तो इस तरह से पर्पल और ब्लू टाइप के सीड भी हमें इस प्लांट के अंदर मिलते हैं। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमारी बुक्स के अंदर एक एग्जांपल आया है रूवोल्फिया वोमिटोरिया, ये हमारा बुक्स के एग्जांपल है। एक प्लांट है रूवोल्फिया वोमिटेरिया, वो रूवोल्फिया वोमिटेरिया है, उसको हिमालय में होता है। उसके बाद उसके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल रेस्पेराइन है जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब ये जो पोटेंसी है रेस्पेराइन की, अब रूवोल्फिया वोमिटेरिया एक प्लांट है, सपोज एक प्लांट है रूवोल्फिया वोमिटेरिया एक प्लांट है, उसका फंक्शन क्या है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल रेस्पेराइन रिलीज करता है। अब ये रेस्पेराइन की कैपेसिटी, अगर रूवोल्फिया वोमिटेरिया की दूसरी स्पीसीज है उसके पास ये केमिकल होगा रेस्पेराइन, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो कम होगी, ज्यादा होगी, उसकी पोटेंसी है उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर इसकी पोटेंसी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं। उसकी वजह है उसका जेनेटिक मटेरियल, उसकी वजह है उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये भी इजी है, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद रूवोल्फिया वोमिटेरिया का प्लांट यहाँ पे मैंने दिया है, आप देख सकते हैं रूवोल्फिया वोमिटेरिया का प्लांट किस तरह से होता है, कैसे होता है। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूवोल्फिया वोमिटेरिया के जो प्लांट है उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कंबाइन करें, उसके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल है, उन सबके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल है रिस्प्रिन, उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड रेस्पेराइन रिस्प्रिन नेम का एक कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल है। अब ये रेस्प्रेन है उसका कॉन्सेंट्रेटेड दूसरी स्पीसीज में कम होगा, दूसरी स्पीसीज में ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में ये जो रेस्प्राइन जो केमिकल्स है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंजेस होगा। तो ये है हमारा एग्जांपल। उसके बाद एग्जांपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का, ये भी इजीली है आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी। Species diversity means the diversity at the species level. For
फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज, वेस्टर्न घाट में बहुत सारे एम्फीबियन हैं। Then the comparison to Eastern Ghats, Eastern Ghat में एम्फीबियन की स्पीसीज कम है कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट। तो ये है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। उसके बाद इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम लेवल पे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रिएट होती है। लाइक इंडिया है, तो इंडिया में फॉर इंस्टेंट with the desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuarians, and alpine meadows has a greater ecosystem diversity than a comparison to Scandinavian एंड नॉर्वे, कंपैरिजन टू स्कैंडिनेवियम एंड नॉर्वे। जो नॉर्वे है वहां पे इतनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब नॉर्वे और स्कैंडिनेवियम कंट्री है। इस कंट्री में इन दोनों कंट्री में जैसा इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, यहाँ पे देख सकते हैं इकोलॉजिकल रेन फॉरेस्ट है, एस्टुरिया है, कोरल रीफ है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है। इस तरह के फॉरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल भी रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल भी रहते हैं। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई कंपैरिजन टू नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन। तो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो ये मेन थ्री डाइवर्सिटी थी, हम याद रखने हैं, जेनेटिकल डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और भी हम एक इमेज देखते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, माउंटेन, मेडिटेरियम, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टैइगा। देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखते हैं जो ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी वो किस तरह से क्रिएट होती है। तो यहाँ पे लिखा है इट हैज अ मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ इवोल्यूशन। ये बायोडाइवर्सिटी हुई है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कोई इजी ऐसे ही नहीं हो जाती, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इवोल्यूशन होता है टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। But we could lose all the wealth in less than two centuries if the present rates of a species loss continues. But हम अभी प्रेजेंट में लास्ट 1 सेंचुरी से हमने बहुत सारी जो स्पीसीज है उसको लॉस किया है। मतलब जो थी बहुत सारे साल लगे थे, हमने देखा है कि बहुत सारी एनिमल्स की स्पीसीज है अब नहीं दिखती। लाइक हम सिटी में देखते हैं तो जो छोटा बर्ड्स आता है लाइक स्पैरो है, तो यहाँ पे हम सिटी में स्पैरो नहीं दिखता। इसकी वजह है उसको हमारा जो सिटी का एटमॉस्फेयर है वो उस एटमॉस्फेयर में वो एडेप्ट नहीं हो पाती, एडेप्टेशन नहीं कर पाती। तो हमने लास्ट 2 सेंचुरी में 200 सालों में बहुत सारी स्पीसीज है उसको लॉस किया है। बायोडाइवर्सिटी its conservation and now vital environmental issue of the international concerns as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for the survival and well-being on this planet। हमारे planet में अब जो 200 सेंचुरी के बाद बहुत सारी स्पीसीज चली गई, लॉस हो गई, उसके बाद सारे ह्यूमन बीइंग पीपल्स को पता चला कि बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट क्या था। बायोडाइवर्सिटी को अब सर्वाइव करना पड़ेगा, हमारे प्लैनेट में बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी होगी तो ही जो हमारा साइकिल है, जो अर्थ का पूरा जो साइकिल है वो चलता रहेगा। वरना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा, दूसरी स्पीसीज कम हो जाएगी, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। अब सारे पीपल्स को पता चल गया है, सारे कंट्रीज, सारे हमारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के लोगों अब स्पेशल टाइप की जो स्पीसीज है उसको सर्वाइव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सेव करने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे दिया है, ग्लोबल इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट की डाइवर्सिटी यहाँ पे दी गई है। इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट, मॉल्यूसेस, crustaceans and other animals group. Then after vertebrates में fishes, mammals, birds, reptiles and amphibians. Then after plant में lichen, algae, fungi, mosses, ferns
एलियंस एंड एंजियोस्पर्म। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट की इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी सारी स्पीसीज है, वर्टिब्रेट की इतनी सारी स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट की भी इतनी सारी स्पीसीज है, साथ साथ में फिश की भी बहुत सारी स्पीसीज है, वर्टिब्रेट में फिश की भी बहुत सारी स्पीसीज है, बर्ड्स की भी बहुत सारी स्पीसीज है, क्योंकि सारे बर्ड्स एक तरह एक ही टाइप के नहीं होते। तो ये हमारे बेनिफिशियल है, कई सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, कई सारे बर्ड्स इंसेक्ट को एज अ न्यूट्रिशन कंज्यूमर इंसेक्ट को ईट करते हैं, वो कंज्यूमर होते हैं, जिसके वजह से इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल होती है। तो ये हमारी जो स्पीसीज थी बर्ड्स की उसका इम्पोर्टेंट था, वो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट था। अगर वही स्पीसीज लॉस हो गई तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमें बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, और ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिटी क्या है उसके बारे में यहाँ पे हमने बात रखी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। कितनी स्पीसीज अर्थ पे है और उसमें से कितनी स्पीसीज इंडिया में है, वो टॉपिक है हमारा। मतलब स्पीसीज मतलब सारी स्पीसीज, इनवर्टिब्रेट हो, वर्टिब्रेट्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ओशन के अंदर जो एनिमल्स है, प्लांट है, सबकी स्पीसीज, वो सारी डिटेल हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मैंने आया दिए दिया है, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, प्लांट, उसकी डिटेल में परसेंटेज वाइज उसकी हमें बात करनी है कि भाई लाइकेन की कितनी स्पीसीज है, ग्लोबली कितनी है, और इंडिया में कितनी है, एंजियोस्पर्म की कितनी है, मोसेस की कितनी है, फंजाई की कितनी है। तो आज यहाँ तक। उसके बाद आगे का लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।